विवेक, सुन तो। बेटा विवेक, तुमसे कह रही हूं। कुछ काम कर रहे हो क्या? मुझे तुमसे कुछ कहना था। आशा भरी निगाहों से ललिता जी अपने बेटे विवेक से कह रही थी। विवेक अचानक से चिल्लाकर बोला, क्या है माँ, जब देखो परेशान करती रहती हो। आपकी तरह पूरे दिन खाली नहीं बैठा रहता हूँ। दिख नहीं रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ? जब देखो डिस्टर्ब करने आ जाती हो। कितनी बार कहा है, काम के बीच में टोका मत करो। बैठो आप, मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। इतना कहकर विवेक अपना लैपटॉप लेकर दूसरे कमरे में चला गया। विवेक की तेज आवाज से ललिता जी बिल्कुल सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी। फिर भी बेटे को मनाने के लिए जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ी, बीच में उनकी बहू शांति आ गई और उन्हें जाने से रोक दिया। कहां चली आप? आखिर कब तक हमारी छाती पर बैठी रहेंगी? खबरदार, जो उस कमरे में गई, चैन से उन्हें अपना काम करने दीजिए और चुपचाप एक कोने में बैठी रहिए। ललिता जी किसी सहमे हुए बच्चे की तरह चुपचाप जाकर बैठ गई। ललिता जी बेचारी अपनी किस्मत को कोसती और मन महसूस कर रह जाती। बेटा ऐसा स्वार्थी कैसे हो गया? बहू शांति ने उसके इतने कान भरे कि अब वो अपनी मां का ना रहा। ललिता जी सोचने लगी, पहले उनके पति किशोर बाबू पूरे घर का बोझ उठाते थे। पत्नी, बच्चे और अपने माता पिता की भावनाओं की भी कदर करते थे और हर किसी से प्यार से बात करते थे। यहाँ ललिता जी आज भी रसोई का सारा काम संभाल रही थी, पर बेटा बहू सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे, बल्कि बेटे के सामने बहू ये जताती कि घर का सारा काम तो वही करती है, और बेटा ऐसा कि मान भी जाता था। अगले दिन विवेक के ऑफिस जाते ही शांति ललिता जी से बोली, बहुत हुआ आराम, जाकर रसोई संभालिए और खाना बनाइए। ललिता जी रोजाना की तरह काम पर लग गई। इधर शांति अपनी माँ से फोन पर बोली, क्या कहूँ माँ, ना जाने मैंने क्या पाप किया था जो मुझे ऐसे सास ससुर मिले हैं। इन लोगों की वजह से ना तो अपने बच्चों पर ध्यान दे पाती हूँ, ना ही पति को समय दे पाती हूँ। आज आने दो इन्हें, साफ साफ कह दूंगी सास ससुर को गांव छोड़ाने को, और ना माने तो मायके जाने की धमकी दे दूंगी। देखना कैसे पीछे पीछे घूमेंगे। इतना कहकर दोनों माँ बेटी हंसने लगी। शाम को विवेक के आने का समय हुआ। शांति रसोई के अंदर और ललिता जी कमरे के अंदर। लगभग रोज का यही था। थका हारा विवेक घर के अंदर आया। शांति दुपट्टे से पसीना पोंछते हुए आई और पानी का ग्लास देते हुए बोली, सुन लो जी, बच्चों की परीक्षा का समय आ रहा है। मैं कह दे रही हूँ, अपने माँ बाप को गांव छोड़ा। अगर बच्चों की परीक्षा खराब गई और नंबर कम आए तो मुझे दोष मत देना। विवेक बोला, उनका तो मैं समझ सकता हूँ कि उन्हें मेरी चिंता नहीं है, पर तुम तो मेरी पत्नी हो। घर आया नहीं कि तुम शुरू हो गई। 2 पल आराम तो करने दो। इतना कहकर विवेक फ्रेश होने चला गया। ललिता जी सब सुन रही थी, पर सुनकर भी शांत थी, क्योंकि उनके पति किशोर बाबू की शारीरिक स्थिति ठीक नहीं थी और शहर में उनका इलाज चल रहा था। अब शांति हर रोज उन्हें वापस गांव भेजने का नया बहाना ढूंढती थी। ललिता जी के भी घुटनों में दर्द रहता, पर वो कभी शिकायत नहीं करती थी। जब जरूरत अपनी हो तो सामने वाले के हर व्यवहार को सहना ही पड़ता है, फिर चाहे सामने बेटा बहू ही क्यों ना हो। कभी कभी ललिता जी बहुत उदास हो जाती थी। जब सामने पोता पोती होते तो वो उनके साथ थोड़ी अटखेलियां करने लगती, पर इस पर भी बहू शांति को चैन नहीं मिलता। वो कहती, आपकी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे हाथों से मेरे बच्चों को हाथ लगाने की? इनसे दूर रहिए। ना जाने आपके पति को कौन कौन सी बीमारी है। दिन भर आप उनके साथ रहती हैं, फिर मेरे बच्चों को क्यों हाथ लगाती है? ललिता जी बोली, बहू तुम पहले ऐसी तो ना थी। तुम्हारे ससुर जी बीमार क्या हुए, तुमने मुझसे सीधे मुंह बात करना तक छोड़ दिया। बच्चों से भी तुम मुझे बात नहीं करने देती हो। आखिर तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? शांति ने सास की बातों को अनसुना किया और वहां से चली गई। अब तो ललिता जी भी एक एक दिन गिन रही थी, क्योंकि 1 हफ्ते बाद उनके पति किशोर बाबू का ऑपरेशन था। इधर ललिता जी के घुटनों का दर्द बढ़ता जा रहा था, पर बेटा इतना व्यस्त रहता था कि वो कुछ कह नहीं पाती थी। अगले दिन विवेक घर पर था। ललिता जी बोली, बेटा आज तो तुम घर पर ही हो। वो भी अपनी बात पूरी कर ही पाती कि उतने में विवेक चिढ़ते हुए बोला, माँ जानती तो हो आज रविवार है, फिर क्यों पूछ रही हो? ललिता जी बोली, बेटा आज तुम्हारी छुट्टी है, मुझे किसी डॉक्टर को दिखा लाओ। मेरे घुटनों का दर्द बढ़ता ही जा रहा है, अब तो उठने बैठने में भी दिक्कत होती है। विवेक गुस्से में बोला, क्या माँ, एक रविवार तो मिलता है, उसमें भी आप अपनी परेशानी लेकर खड़ी हो जाती है। रिक्शा कर लीजिए और चली जाइए। तभी शांति वहां आई और बोली,
विवेक, क्या आप मुझे पार्लर छोड़ देंगे? बाहर बहुत तेज धूप है। विवेक मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी आता हूं मेरी जान। ये सुनकर ललिता जी की आंखें भर आई और वो सोचने लगी, मेरा बेटा इतना स्वार्थी कैसे हो गया। बेटा बीवी को ऐसी गाड़ी में बैठाकर पार्लर छोड़ सकता है, परंतु बूढ़ी माँ को अस्पताल नहीं छोड़ सकता। ये कैसे दिन आ गए हैं। यही सोचते हुए ललिता जी लंगड़ाते हुए अस्पताल के लिए निकल गई। भला हो एक रिक्शे वाले का, जो उनकी तकलीफ देखकर सहारा दिया, फिर रिक्शे पर बैठाया और अस्पताल तक ले गया। जब ललिता जी उसे पैसे देने लगी तो वो बोला, अम्मा पहले डॉक्टर को दिखाओ, इतनी धूप में कोई और रिक्शा वाला नहीं मिलेगा। मैं आपका इंतजार करता हूँ, मुझे वापस उसी तरफ जाना है, क्योंकि मेरा घर उसी तरफ है। जाते जाते आपको भी छोड़ दूंगा। ललिता जी मुस्कुराते हुए उसे दुआएं देने लगी। 2 महीने पहले किशोर बाबू का एक्सीडेंट क्या हुआ, उसी दिन से ललिता जी का बुरा वक्त शुरू हो गया था। पिछले 2 महीनों से वो अपमान की घूंट पी रही थी। पति की वजह से वो कुछ कहती नहीं थी, जबकि उनके इलाज में बेटे का 1 पैसा नहीं लग रहा था। किशोर बाबू को रिटायरमेंट में इतने पैसे मिले थे कि उन्हें कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़ा। फिर भी बेटा बहू हर रोज एहसान जताते थे। एक रोज ललिता जी के भाई रमेश ने उन्हें फोन किया और मिलने की इच्छा जताई। ललिता जी बहुत खुश थी कि चलो बड़े दिनों बाद कोई उनसे मिलने आएगा, किशोर बाबू का भी मन बहल जाएगा। यही सोचकर वो रसोई में नाश्ता बनाने चली गई। शांति बोली, तेल क्या नल से बहता है जो आप पकौड़े तलने लगी, और दूध वाला दूध हमें मुफ्त में नहीं देता। ललिता जी आंखें नम करते हुए बोली, बहू हमारे सारे पैसे तो तुम्हारे ही पास हैं, इसके जो भी पैसे होंगे वो तुम लोग इलाज के पैसों में से काट लेना। शांति बोली, पैसों का रोब किसे दिखा रही है, भूलिए मत, अगर हमने घर से निकाल दिया तो रोज गांव से मीलों दूर ट्रक और टेम्पो में बैठकर यहाँ आना पड़ेगा। अब चाय और पकौड़े बना ही रही हैं तो थोड़े ज्यादा बना दीजिएगा। इतना कहकर वो चली गई। जब रमेश जी आए तो किशोर बाबू और ललिता जी बहुत खुश थे। बहुत दिनों बाद उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। विवेक ने प्रणाम किया तो रमेश जी बोले, बेटा विवेक, याद रखो, माँ बाप की सेवा से बढ़कर और कुछ नहीं होता। मुझे याद है तुम्हारी पढ़ाई के लिए जीजा जी ने कितनी रातें आंखों में बिताई हैं, और दीदी बेचारी कुछ मीठा और अच्छा नहीं खाती थी, ये कहकर कि ना जाने मेरा बेटा दूर शहर में क्या खाता होगा। तभी शांति कमरे से बाहर आई और बोली, मामा जी आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ये दुनिया के अनोखे माँ बाप हैं। आपने अभी जो कुछ कहा वो हर माँ बाप करते हैं, तो इसमें अलग क्या है। इतने में विवेक भी बोला, हाँ मामा जी, शांति सही कह रही है, माँ पापा ने मेरे लिए कुछ अलग नहीं किया है। हमें जितना करना है कर रहे हैं, बाकी इनकी किस्मत। बेटे बहू की जली कटी बातें सुनकर ललिता जी की आंखें भर आई। उन्होंने अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहा, रमेश भाई, विवेक बहुत अच्छा बेटा है, हमारा बहुत ख्याल रखता है, किसी चीज की कमी नहीं होने देता। रमेश जी के जाने के बाद विवेक गुस्से में बोला, माँ प्लीज मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक मत करो। जरूर आपने मामा जी के पास मेरी शिकायत की होगी, तभी तो वो मुझे यहाँ समझा रहे थे। मैं क्या कोई छोटा बच्चा हूँ। बेटे के मुंह से ऐसी बातों की किशोर बाबू ने कभी उम्मीद नहीं की थी। उनकी आंखें भर आईं। बिस्तर पर लेटे लेटे ही वो बोले, देख रही हो ललिता, और करो बेटे की तरफदारी। जिसके लिए हमने खून पसीना एक कर दिया, आज वो अपनी पत्नी के सामने तुम्हारा अपमान कर रहा है और उसे जरा भी बुरा नहीं लग रहा। धिक्कार है ऐसे बेटे पर, इससे अच्छा तो हम। ललिता जी धीरे से बोली, अपने मुंह से वो बात कभी मत निकालिएगा जिसे हमने दिल में दबा कर रखा है, वो जबान पर नहीं आना चाहिए। शांति दूर खड़ी अपने पति पर गर्व महसूस कर रही थी कि आज उसकी मेहनत सफल हुई। विवेक अपनी भाषा नहीं बल्कि शांति की भाषा बोलता था और उसे इस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं था। किशोर बाबू बोले, बेटा विवेक, मैंने तो बस तुम पर पैसे खर्च किए थे, पर तुम्हारी माँ ने तो अपनी रातों की नींद और अपना सुख चैन सब तुम पर लुटा दिया। तुम अपनी माँ की भी इज्जत नहीं कर पाते। क्या यही संस्कार तुम अपने बच्चों को दोगे? ललिता, इसलिए मैं इसकी शादी के खिलाफ था, पर तुमने मेरी एक नहीं मानी। तुमने कहा बेटे की खुशी में ही तुम्हारी खुशी है। मिल गई खुशी। जिस बेटे के लिए दिन रात तुम रसोई में लगी रहती हो, उसे तो पता भी नहीं होगा कि जब से तुम यहाँ आई हो, इसकी पत्नी ने कामवाली को निकाल दिया है और पूरे घर का काम तुमसे करवाती है। पर इसे क्या पड़ी है? ये इतना स्वार्थी कैसे हो गया? इसे हमारा दर्द दिखता नहीं है। बेटा, तुम ये समझ ही नहीं रहे हो कि बहू तुम्हें हमसे दूर कर रही है।
पर हमने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि तुम्हारी माँ कहती थी कि उसे उसकी परवरिश पर पूरा भरोसा है। कल की आई हुई लड़की मेरे बेटे को कैसे मुझसे दूर कर सकती है? पर शायद ममता हार गई और स्वार्थ जीत गया। विवेक कुछ कहता उससे पहले किशोर बाबू बोले, सच कहा है किसी ने, जब अपना सिक्का खोटा हो तो किसी और से क्या शिकायत करनी। अब मैं अपनी पत्नी का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेटा, तुम्हें और तुम्हारी बीवी को ये दिखावे की जिंदगी मुबारक हो। हम अब तुम लोगों के साथ नहीं रह सकते। शांति बोली, वाह ससुर जी, इतने दिनों में आपने पहली बार समझदारी वाली बात की है। दूसरे के घर में कितने दिन पड़े रहेंगे? अरे मुफ्त की रोटी खाना अच्छी बात नहीं है। शांति बेशर्मी से बोले जा रही थी और विवेक बस सुन रहा था। इतने में भी उसका मन नहीं भरा, तो वो बोली, चलो अच्छी बात है, देर से ही सही, पर आप लोगों से छुटकारा तो मिलेगा। आपके बेटे से तो हो नहीं पाएगा। कहो तो मैं ही आपको गांव की सड़क तक छोड़ आती हूँ। ललिता जी बोली, सुनो जी, अब मुझसे सहन नहीं होगा। अगर आप मेरा मरा हुआ मुंह नहीं देखना चाहते तो मुझे ले चलिए। किशोर बाबू ने एक पल की देरी ना की। दोनों ने मिलकर सामान समेटा और घर से निकल गए। देर रात वो गांव में अपने घर पहुंचे। उनके कानों में बेटे बहू के शब्द अभी भी गूंज रहे थे। ललिता जी बोली, सुनो जी, लगता है ईश्वर मुझे इसी दुख से बचाना चाहते थे, तभी तो उन्होंने मुझे औलाद नहीं दी थी। पर अपनी मां बनने की इच्छा को पूरा करने के लिए हमने अनाथ आश्रम का सहारा लिया। आज वही सहारा हमें बेसहारा कर गया। किशोर बाबू बोले, ललिता, हमने तो कसम खाई थी कि इस बात को हम कभी याद भी नहीं करेंगे। ललिता जी बोली, मेरी ममता और आपके संस्कार पैसों के आगे शायद कम पड़ गए, तभी तो हमने उसे बेटा माना, पर वो अपना फर्ज निभा ना सका। सही कहते हैं लोग, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। हमने भगवान के लिखे को बदलने की कोशिश की, तो देखो आज हमारी क्या हालत हो गई। दोनों बातें करते करते पुराने दिनों को याद करने लगे और कभी ना जागने के लिए सो गए। अगले दिन गांव में ये बात फैल गई। लोग परेशान थे कि ऐसा क्या हुआ कि रातों रात वे गांव आए और आते ही उनकी मृत्यु हो गई। सबने बेटे बहू को खबर दी। वो भी दिखावे के लिए आंखों में आंसू भर कर आए। क्रियाकर्म खत्म किया और घर और जमीन को बेचने की बातें करने लगे। वहीं बैठे किशोर बाबू के मित्र मनोहर बाबू बहुत हैरान थे, क्योंकि वे कुछ ऐसा जानते थे जो गांव वाले और विवेक भी नहीं जानता था। जैसे ही विवेक ने अलमारी में से दस्तावेज निकाले, सारे राज से पर्दा उठ गया। शांति बोली, ये क्या, आप उनके अपने बेटे नहीं थे, उन्होंने आपको गोद लिया था। विवेक हैरानी से बोला, मुझे तो आज तक इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वे मेरे असली माता पिता नहीं हैं। तभी मनोहर बाबू बोले, बेटा विवेक, मुझे आज भी वो दिन याद है जब डॉक्टरों ने ललिता भाभी से कहा था कि वो कभी मां नहीं बन सकती। किशोर ने तो इस बात को भगवान का फैसला मान लिया था, पर भाभी मानने को तैयार नहीं थी। वो कहती थी, भले ही मेरी कोख से कोई ना जन्मे, पर मैं किसी की मां तो जरूर बनूंगी। और फिर उन लोगों ने तुम्हें गोद लिया। भाभी ने अपना सब कुछ तुम पर लुटा दिया, पर आज मेरे दोस्त और मेरी पूजनीय भाभी की ऐसी मौत होगी, मैंने कभी सोचा भी ना था। इतना कह वो नम आंखों के साथ वहां से चले गए। विवेक को खुद पर शर्म आने लगी, पर अब माफी भी किससे मांगता। शांति बोली, आप अफसोस क्यों कर रहे हैं? ये देखिए, उन्होंने आपके लिए छोड़ा भी क्या, सब कुछ तो अनाथ आश्रम के नाम कर गए हैं। विवेक बोला, मुझे एक काबिल इंसान बना दिया, ये क्या कम है? और सारे पैसे उस अनाथ आश्रम के नाम किए हैं जहां से वो मुझे लेकर आए थे। वो तो माता पिता बन गए, पर मैं बेटा ना बन सका। विवेक के पास अब अफसोस करने के सिवा कुछ ना था, क्योंकि अपने माता पिता के दुख का कारण वो खुद था। ये अफसोस उसे जीवन भर चैन से सोने नहीं देगा। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।